क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। शॉर्डिंगर इक्वेशन एक बचा हुआ था उसमें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। एक वेव फंक्शन, देखो शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन जो है ये डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डिटेल में ये इंजीनियरिंग लेवल पे भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। ये जब हायर रिसर्च में जाओगे तब जाके वो डिटेल में है, बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो है इस लेवल पे बहुत ही बेसिक डिस्कस करना है, ठीक है। सारा चीज समझना जरूरी नहीं है, इसमें कुछ कुछ ग्राफ्स है, वो अगर समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो उसको याद कर लेना, वो लास्ट में बताएंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो दो तीन ग्राफ है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में तो नहीं पूछा जाता है, ये जेईई एडवांस में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। रिसेंटली क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 3-4 साल से लगातार आ रहा है शॉर्डिंगर से, ठीक है। ये मेनली एडवांस के सिलेबस में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दो कि एक हम लोग वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन जिसका नोटेशन होता है उसको साई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये सिंबल है जिसको बोला जाता है साई, ठीक है। देखे होगे बुक में, देखे हो ना ये, इसको क्या बोला यस जाता सर। है, प्रोनाउंस साइ। किया जाता है साई, ठीक है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल है, ये मैथमेटिकल सिंबल है जिसके थ्रू हमको, ये मेनली क्वांटम फिजिक्स में यूज होता है। क्वांटम फिजिक्स जब आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, बहुत रिसर्च में जाओगे क्वांटम फिजिक्स के, तो वहां पे ये बहुत ही डिटेल में यूज होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के पूरे ट्रेजेक्टरी के बारे में बताता है। जैसा अभी हम लोग देख इससे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का जो है एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजिशन वो पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे हम लोग रेंज ऑफ वैल्यूज हमको मिल सकता है, बट एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रैजेक्टरी नहीं बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो है साई के थ्रू हमको थोड़ा बहुत वो ट्रैजेक्टरी का आइडिया लग सकता है कि वो किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पी एस आई, ठीक है। ये पी एस आई है जिसको प्रोनाउंस, पी साइलेंट है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ साई से बोला जाता है। तो एक्चुअली है क्या, साई जो है मेनली क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये एक्चुअली जनरली कोई भी पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी माइक्रो पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये किसके बारे में बताएगा, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, या फिर ट्रैजेक्टरी क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of the wave in quantum mechanics, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स replaces the classical concept of trajectory is called a wave function, ठीक है। It's called a wave function, या फिर इसी को डिनोट करते हैं हम लोग साई से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो वहां पे ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट जैसे तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हो क्या फिजिक्स में? आज ही स्टार्ट हुआ। आज ही पढ़े हैं सर। ठीक है, तो वहाँ वो उसमें देखोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है, जैसे कोई भी पत्थर फेंकोगे तो एक पाथ कवर करता है ना, जैसे यहाँ से ये कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंके हम लोग, ठीक है, तो ये इस टाइप का ये पाथ कवर करता है। तो ये जो होता है, ये एक्चुअली जो पाथ इसका, ये पूरा जो पाथ बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है ये ट्रेजेक्टरी वाला है, मतलब अगर इसका इक्वेशन अगर हमको पता है, इक्वेशन निकालोगे, प्रोजेक्टाइल में कैलकुलेशन करते हैं हम लोग,
तो किसी भी मोमेंट पे अगर तुमसे पूछा जाएगा तो इस मोमेंट पे हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं इसका, कि एक्स एक्सिस में कितना पोजीशन होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, ठीक है। और इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं उस मोमेंट पे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रैजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट जो है ये हमको इसका पाथ हम डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़े या वेव के बारे में कोई भी जनरल पढ़े थे हम लोग, तो उसमें क्या बोला गया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया भी थे कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग ट्रैजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, ट्रैजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अप्लाई करते हैं, और वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वेव फंक्शन के थ्रू हमको सारा डिटेल्स यहाँ पे पता चलता है इलेक्ट्रॉन के बारे में या कोई भी वेव के बारे में, हम लोग वेव फंक्शन के टर्म्स में बात करते हैं। क्लियर है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ट्रैजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सर एक हम बार लोग, फिर से समझाइए ना। इसमें समझना कुछ नहीं है, मतलब मेनली ये बता रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स वाले कॉन्सेप्ट में जो होता है ट्रैजेक्टरी का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वो ट्रेजेक्टरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले हाइजेनबर्ग में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी पता करना मुश्किल है ना। ये पता कर सकते हैं क्या, उसमें हमको एग्जैक्ट पाथ तो नहीं मिल पाता, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जब एग्जैक्ट हमको मिल ही नहीं पा रहा है तो ट्रेजेक्टरी भी एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं नहीं किया हो जा पाएगा। सकता, ठीक है। क्योंकि वहां यस पे सर। रेंज रेंज ऑफ वैल्यू मिलता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलता है। क्लियर है? तो इसलिए वहां पे हम लोग ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे आगे। एक्चुअली वेव फंक्शन का वेव फंक्शन का एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं होता है, वो वेव फंक्शन का स्क्वायर का रेलेवेंस होता है, ठीक है। तो वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लो। यस लिख लियो इसको। यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेव फंक्शन के टर्म में बात करेंगे। क्लियर है? तब ध्यान देना। तो इसी को वेव फंक्शन के बारे में ही ये डिटेल में बताया था, जो साइंटिस्ट बताया था, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नेम था, ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, ठीक है, द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर का देखो दो इक्वेशन होता है, एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। श्रोडिंगर हम लोग लिख सकते हैं कि he proposed an equation for finding the wave function of any system। किसी भी सिस्टम का अगर वेव फंक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए ये रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो उसी को श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका दो फॉर्म है, एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट वाला इक्वेशन जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट वाला इक्वेशन अपने को नहीं पढ़ना है। टाइम इंडिपेंडेंट वाला हम लोग के सिलेबस में, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो टाइम इंडिपेंडेंट वाला है, ठीक है। तो वही सिलेबस में है, क्वेश्चन टाइम इंडिपेंडेंट वाले से पूछा जाएगा, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वही इक्वेशन कैसे होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, साथ साथ लिखते जाना है इसको। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। एक डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं हम लोग, विथ एनर्जी E इन ए सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है इसका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इज ये इक्वेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चलो, माइनस ऑफ ये h बार का स्क्वायर
बाय 2m, ठीक है, और ये है d2 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस v x साई इक्वल टू e साई, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट वाला इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखो सारा टर्म्स का मतलब बता रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये h बार जो होता है ना, h बार का मतलब होता है h बाई 2 पाई, ठीक है। ये h बाई 2 पाई वाला टर्म पढ़े हो ना तुम लोग पहले, ठीक है, ये पहले भी बताए थे h बाई 2 पाई। तो एक्चुअली उसको h बाई 2 पाई को रिप्लेस कर दिया जाता है h बार से। h बार का मतलब अगर कहीं h बार तुमको मिल रहा है उसका मतलब सिंपली क्या होता है h बाई 2 पाई। h क्या है यहाँ पे, h कांस्टेंट, h कौन, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई, ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे d2 साई बाय dx स्क्वायर, ये वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं x, ठीक है, वन डायमेंशन मतलब x के रेस्पेक्ट में। अब ये d2 साई बाय dx स्क्वायर क्या है, डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़ चुके हो ना। यस सर। तो एक बार अगर डिफरेंशिएट करोगे साई को x के रेस्पेक्ट में तो d साई बाय dx लिखेंगे हम लोग। लेकिन उसी का अगर सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहा है, d2 साई बाय dx स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन को। यस सर। जैसे देखो dy बाय dx, तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, पहला डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन करना रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, d2y बाय dx स्क्वायर लिखते हैं। यस सर। तो वही चीज है वहां पे, d साई बाय dx स्क्वायर मतलब वो डबल डिफरेंशिएशन यूज किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सही मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है वो। हाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और आगे माइनस है। यहाँ पे v किसको डिनोट कर रहा है, v x के टर्म में है, ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। v का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और e हो गया टोटल एनर्जी। e क्या हो गया, टोटल एनर्जी। ठीक है, e हो गया टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर साई क्या होगा? साई वेव फंक्शन। सर तो इसका वैल्यू? वैल्यू कैलकुलेशन नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, बस यही क्वेश्चन ध्यान रखना। एनसीईआरटी में देखोगे इसी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको लिखा हुआ रहता है ये ई साई इज इक्वल टू एच कैप, देखोगे एच कैप और ये साई होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एच कैप जो है ना, ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे इसको, ये एच बार का जो वैल्यू है ये एक्चुअली है क्या, ये है माइनस, सॉरी एच कैप है ये, तो ये इनटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, ठीक है। ये एच कैप का वैल्यू हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। मतलब साई के ऊपर ये एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि साई के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इसको। ये वाला ऑपरेटर है जो कि साई के ऊपर हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो ये होता है ना, जैसे y का इक्वेशन है, अगर मान लिया तुमको बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं dy बाई dx करते हैं। मतलब ये d बाई dx क्या है यहाँ पे, ये एक्चुअली d बाई dx हम लोग y के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर हो गया, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे h कैप जो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये हम लोग किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, साई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो कि वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। तो वही सेम फॉर्म है, देखो ये वाला फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम फॉर्म है, और यहाँ पे एच कैप जो आया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। वहां पे कॉमन ले लिया हम लोग साई को कॉमन लोगे तो देखो यही बचेगा। क्लियर है, देख लो चेक करके, साई ऊपर वाले इक्वेशन से कॉमन ले लो तो ये सेम चीज बचेगा। सर इक्वेशन ही पूरा Yes, इक्वेशन sir. क्या देता हाँ है, इक्वेशन क्या बोल क्या रहे, देता है? तो इसका इक्वेशन का रिजल्ट क्या है?
ठीक है, वो बताएंगे आगे इक्वेशन क्या चीज का इंफॉर्मेशन देता है, वो सारा चीज इन्फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में वो पूरा चीज इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कौन से शेल में है, उसके अंदर इसका कैलकुलेशन, जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ये हम लोग को करना नहीं है, इसका जब कैलकुलेशन होता है, इसका जब वैल्यूज फाइंड आउट होता है, तो उससे हमको इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कौन से शेल में है, उसके कौन से सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में। ठीक है, वो आगे बताएंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, पहले लिखो इसको। ये है सर तो यही इसका वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन, मेनली ग्राफ से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन कराएंगे अभी जो पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग को इससे कॉम्प्लेक्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो ग्राफ्स बताएंगे वो तुमको हमेशा वो ग्राफ्स अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन करा देंगे जो पूछा गया है, पहले लिखो इसको। तो एक्चुअली ये टाइम इंडिपेंडेंट वाला इक्वेशन है जो एक हम लोग के सिलेबस में, टाइम डिपेंडेंट वाला सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो सब नहीं पढ़ना है। हो गया? यस सर। यस सर। चलो चलो, अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली जो साई है ना, वेव फंक्शन है। साई जो है वेव फंक्शन, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इससे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली ये सॉल्व इक्वेशन तो सॉल्व होगा, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है वो साई स्क्वायर से मिलता है। ये साई का मॉड लेके हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, जो भी हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है वो हमको किससे मिलता है, साई का स्क्वायर से। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन at a point, the probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function. ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साई। समझ में आ रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी, कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर अगर कर दोगे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई है, तो उसका अगर स्क्वायर कर दें तो साई का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर एक्चुअली क्या बता रहा है हमको, बताओ तो, साई स्क्वायर क्या चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी Probability of डेंसिटी का। मतलब किसी भी पॉइंट पे, एटम के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, वही इंफॉर्मेशन हमको किसके थ्रू मिलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसको बोलते हैं हम लोग। वो किसके थ्रू मिलता है हमको, साई स्क्वायर के थ्रू मिलता है। क्लियर है ना? ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, साई का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो हमेशा कौन सा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो साई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक्चुअली साई का वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए वो साई स्क्वायर से मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर एक्चुअली क्या चीज डिनोट कर रहा है कि एटम के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग साई स्क्वायर बोलते हैं।
ठीक है, लिख लिए इतना। Yes, यस sir. सर। चलो अब देखो, जब हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन जब अप्लाई किया गया एच एटम के लिए, ठीक है, तो कैसा इक्वेशन आया, एच एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जब ये अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाता है, ये डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ डेल्टा जो होता है, डेल्टा स्क्वायर, ये डिनोट कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, डेल्टा शाय डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर और प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला इक्वेशन और ऊपर वाला इक्वेशन सेम ही है, बस वहां पे हम लोग देखो ये वाला जो इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे, ये वाला दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था, दिख रहा है ना, क्योंकि सिर्फ हम लोग किसको कंसिडर किए थे, वन डायमेंशन कंसिडर कर रहे थे, तो वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आया था, एक्स आया था। क्लियर है, लेकिन अब जो ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो अगर किसी भी पॉइंट पे होगा तो उस वो तो तीनों डायरेक्शन में होगा ना, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी जगह पाया जाएगा तो वो स्पेस में रहेगा, तो ऑब्वियसली स्पेस में तो तीनों डायरेक्शन, हम लोग 3D में बात करते हैं ना। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन अगर एटम के किसी भी पॉइंट पे रहेगा तो वहां पे तो 3 डायमेंशन हम लोग कंसिडर करेंगे, तो 3 करेंगे हम लोग, तो उसमें एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड के रेस्पेक्ट में भी बात करना होगा हमको, तो इसीलिए हम लोग, ये एक्चुअली ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेटर जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर। और ये चीज ऑपरेट किसके ऊपर हो रहा है, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था वो ऑपरेट किसके ऊपर हो रहा था, साई के ऊपर हो रहा था, यहाँ भी ये वाला ऑपरेटर जो है ये साई के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, और ये देखो यहाँ पे एच हम लोग लिख रहे हैं, वहां पे ऊपर वाला इक्वेशन देखो वो क्या था, एच बार था, तो एच बार देखो दोनों सेम ही इक्वेशन है, एक बार देखो तो दोनों सेम इक्वेशन है सर, दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या, यहाँ पे देखो ये वाले इक्वेशन में एच बार की जगह तुम पुट कर दो एच बाई 2 पाई, देखो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, देख लो, पहले एक बार कन्वर्ट करके देखो तुम लोग खुद से। हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, ऊपर sir. वाला जो इक्वेशन लिखवाया है ना, उसको तुम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, देखो आ जाएगा अपने आप। बस दो, उसमें डिफरेंस क्या है, वहां पे हम लोग वन डायमेंशन में कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में कंसिडर करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस आएगा। ठीक है, और बाकी रिप्लेस कर दो, वहां पे एच बार को हम लोग रिप्लेस कर दी, एच बार यहाँ पे एच के टर्म में है, तो एच बार इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई 2 पाई होता है। ठीक है, अब देख लो कॉमन लेके सबको एक साइड ले आओ तो वो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये 8 कैसे आया? 8 आएगा नहीं, एच बार के जगह एच बाई 2 पाई तो पुट करो, Oh, yes, sir. और 2 तो ऑलरेडी वहां पे है ऊपर वाले इक्वेशन में। देख लो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया या नहीं हुआ?
सर ई माइनस वी वाला कैसे आएगा? अरे ई माइनस भी नहीं आ जाएगा। देखो ई साय है और इधर वी साय है, तो दोनों में अच्छा, साय, इसको तो इधर लेते हैं। इसको इधर ले आओगे तो कॉमन नहीं आ जाएगा साय, हाँ, आ गया। तो ई माइनस बी बच जाएगा ना। यस सर, समझ गया। और उस साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। 0। सर एक्स कहाँ गया ऊपर वाला? एक्स कहाँ था? अच्छा वो सर एज ए था ना। फंक्शन, वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। वो एक्चुअली हम लोग v का फंक्शन जो एक्स के रेस्पेक्ट में लिए थे, ठीक है, तो एक्चुअली वहां पे v का ही सिग्निफिकेंस है, वो इक्वेशन ही आएगा, ठीक है। तो एक्स पुट भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे v किसको डिनोट कर रहा है, v डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, e किसको डिनोट कर रहा है, टोटल एनर्जी, ठीक है। आ गया ना सबका, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। जिसका नहीं आया बताओ। हेलो। सर बता दीजिए। चलो देखो ऊपर वाला इक्वेशन क्या था, उसने सिंपली ये कर देना है ना, h बार की जगह तुम पुट कर दो h/2 पाई पुट कर दो बस, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यही इक्वेशन था, माइनस h बार का स्क्वायर और डी स्क्वायर साई बाय 2m और dx स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये था v, ये x के टर्म में था v साई और इधर e साई था, ठीक है। तो यहाँ पे h/2 पाई को पुट कर दो, h बार की जगह h/2 पाई पुट कर देते हैं, तो h/2 पाई अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो नीचे आ गया 8 पाई स्क्वायर m आ गया, और यहाँ पे हम लोग डी स्क्वायर d2 साई बाय dx स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, v साई, ठीक है, vx साई, और यहाँ पे e साई आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस कंसिडर कर रहे थे, एक्स एक्सिस के टर्म में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन एटम के टर्म में हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो तीनों एक्सिस में प्रेजेंट रहेगा ना। यस। तो इलेक्ट्रॉन अगर तीनों एक्सिस में प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक जगह ले लोगे, यहाँ डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं। ये डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा किसको डिनोट कर रहा है, पार्शियल डेल्टा, डिफरेंशिएशन। हाँ पार्शियल डिफरेंशियल। ये डेल्टा स्क्वायर अगर साई ले लोगे तो ये मतलब है डेल्टा स्क्वायर साई, मतलब डेल्टा स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस में एक बार डिफरेंशिएट किए, इसको वाई एक्सिस में किए, और तीसरा जेड एक्सिस में डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। ये मतलब है, क्लियर है। तो इसको यहाँ पे अगर पुट करोगे, एक बार इसको एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो जब तीनों एक्सिस लेंगे यहाँ पे, तो तीनों एक्सिस जब रिप्लेस करोगे वहां पे, तो रिप्लेस करके देखो वो उसी फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो एक्चुअली ये फॉर्म डायरेक्ट याद कर लेना तुम लोग, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना। एक्चुअली ये रिलेशन तुमको लिखने नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तुमको ये इस इक्वेशन से देखना क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बताते हैं क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, इसको जब तीनों एक्सिस में हम लोग पुट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, बाय एच स्क्वायर यहाँ पे, और ई माइनस वी, और यहाँ पर साई कॉमन ले लिए, इसको इस साइड ले आओगे, ठीक है, इसको इस साइड ले आओगे तो ई माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, ये इस फॉर्म में हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, कब कंसिडर कर रहे हैं,
जब डेल्टा का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, वो तीनों एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, और जेड के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक्चुअली ये इक्वेशन तुमको याद नहीं करना है, ठीक है। ये बस रखो कि इस फॉर्म में आता है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसा आता है वो बताएंगे, क्वेश्चन आगे करवाएंगे, किस टाइप का आया है एग्जाम में तो वो करवाएंगे आगे। एक्चुअली यहाँ पे लिख लो पहले ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्या चीज का इंफॉर्मेशन देगा। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व करने सीखना भी नहीं है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ये अभी इस लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन इसका जानना है। तो मतलब ये सॉल्यूशन जब इसका किया जाता है तो वो क्या इंफॉर्मेशन देता है वो बस हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि वन श्रोडिंगर इक्वेशन, ये लिख लो, वन श्रोडिंगर इक्वेशन is solved for हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब हाइड्रोजन एटम के लिए ये सॉल्व किया जा रहा है तो द सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन आता है साई का वैल्यू, सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल, solution gives the possible energy levels the electron can occupy and the corresponding wave functions psi of the electron associated with each energy level, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब इसका सॉल्यूशन किया जाता है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व, ये प्योरली मैथ्स है, ठीक है। आगे जब ये अभी नहीं पढ़ोगे, ये कॉलेज जब जाओगे तो वहां पे ये थोड़ा बहुत बताया जाता है, ठीक है, कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन जब इसका किया जाएगा, ये पूरा सॉल्व होगा इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को सॉल्व होने से जो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन के थ्रू हमको क्या पता चलता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन कौन सा पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑक्युपाई कर सकता है। मतलब सॉल्यूशन अगर आ गया हमको तो उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से पॉसिबल एनर्जी लेवल में रह सकता है, ठीक है। आइदर वो फर्स्ट सेल में है या सेकंड सेल में है, वो सॉल्यूशन के थ्रू हमको पता चलेगा, ठीक है। उसका एनर्जी जिसके कोरोस्पोंडिंग होगा वो उस सेल में पाया जाएगा, और उसके कोरोस्पोंडिंग एक पर्टिकुलर सेल के कोरोस्पोंडिंग एक वेव फंक्शन होता है। मतलब हर एक सेल का वेव फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सारे सेल का वेव फंक्शन सेम होगा। जैसा n=1 में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, तो पहले सेल में जो उसका वेव फंक्शन होगा वो दूसरे सेल आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर, अभी आया। हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है सर अब। एक मिनट रुकना। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो पॉसिबल कौन कौन सा एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है उसका वैल्यू आता है, और उसके कोरोस्पोंडिंग क्या क्या साई होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में है तो उसके कोरोस्पोंडिंग एक साई मिलेगा, हमको वेव फंक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे शेल में अगर होगा तो उसके कोरोस्पोंडिंग साई का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो मतलब हर एक एनर्जी लेवल का जो साई का वैल्यू होता है वो चेंज होते जाएगा। जैसे एनर्जी लेवल चेंज होता है तो साई का वैल्यू भी हर एक शेल के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद जो होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसे में लिखना कि दीज एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, क्वांटाइज्ड मतलब एनर्जी जो होता है हर एक शेल का फिक्स है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्स मॉडल में, पढ़ चुके हैं ना? यस सर। ठीक है, तो इसलिए क्वांटाइज्ड मतलब क्या हुआ, जहां भी क्वांटाइजेशन लिखा हुआ है, क्वांटाइज्ड लिखा हुआ है मतलब एनर्जी फिक्स है उसका। तो दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड corresponding wave function, corresponding wave function which are characterized by a set of three quantum numbers। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन मिलता है हमको। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर l, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक है, और l सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं इसके लिए। तो ये 3 क्वांटम नंबर के बारे में, सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं। राइज ऐसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस in the solution of the Schrödinger equation। ठीक है, तो यहाँ हम अभी देख चुके हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन किया जाता है तो उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक पॉसिबल एनर्जी लेवल का हमको आइडिया लगता है कि वो कौन सा पॉसिबल एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है, उसका साई का वैल्यू हमको मिलता है कि उस एनर्जी लेवल से रिलेटेड कौन सा साई होगा। ठीक है, उसका फर्दर जब साई का वैल्यू उसका स्टडी किया जाता है तो साई का वैल्यू जो है वो 3 चीज और इन्फॉर्म करता है हमको। साई का जो एक इक्वेशन बनेगा उसमें 3 चीज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होता है। 3 क्वांटम नंबर कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और एम एल से मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसके सॉल्यूशन से क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, कौन कौन से क्वांटम नंबर। तो सिर्फ 3 क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, चौथा का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। लास्ट वाला क्वांटम नंबर कौन सा बच गया? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन। तो स्पिन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है श्रोडिंगर इक्वेशन से, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी तीनों क्वांटम नंबर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये तीनों क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन तो हमको डिटेक्ट हो जाएगा ना इन तीनों क्वांटम नंबर के हेल्प से। कि हमको ये पहला एन से क्या पता चल जाएगा कि वो कौन से शेल में है, एल से क्या पता चल जाएगा सबशेल, कौन से सब सेल में है, और एम से क्या पता चल जाएगा कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एक्चुअली एड्रेस तो हमको पता चल गया, लोकेशन एक्चुअली हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके लोकेशन तक, हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन तक इलेक्ट्रॉन का पहुंच सकते हैं। बट एक चीज छूट गया इसमें कि स्पिन का हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा। एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, आइदर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, वो श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू पता नहीं चलता है। तो कौन कौन सा 3 क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन देता है श्रोडिंगर इक्वेशन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है ये पता रहना चाहिए।
सर एक बार ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं? क्वेश्चन बताएंगे अभी, क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आया है वो करवाएंगे तुम लोगों को, ठीक है? नहीं सर वैसा नहीं, ये वाला इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। नहीं नहीं, ये नहीं करना है तुम लोगों को। ये हम लोग के इंजीनियरिंग लेवल तक भी नहीं होता है। उसके आगे जब रिसर्च करने जाओगे क्वांटम मैकेनिक्स में, पूरा रिसर्च वहां पे पढ़ोगे ये सब, ओ ठीक है? ये सब सॉल्व भी नहीं करना है, बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स है मैथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया इतना। Yes, sir. चलो, तब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, आईआईटी में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है? देखो किस टाइप का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था कि द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है? क्वेश्चन लिखना साथ में ही, द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है? इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है साई ऑफ 2s, मतलब हाइड्रोजन एटम के 2s के सेकंड सेल के s ऑर्बिटल का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन आया है 1/4 इंटू 2 पाई पे पावर 1/2 और इंटू 1/a0 पे पावर 3/2, और ये आ गया 2 माइनस r/a0 इंटू e पे पावर माइनस r/a। ठीक है, तो देखो ये सॉल्यूशन आया है, तो देख रहे हो ना कितना हाईली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, ठीक है? तो यह, Yes, sir. ठीक है, तो ये इसी टाइप का सॉल्यूशन आता है जब सॉल्व करोगे इक्वेशन को, ठीक है? तो सर ये हम लोग को ये है या फिर ए नोड है? क्या चीज a0 है, ये r/a है लास्ट, ठीक है? वेयर a0 इज बोर्स रेडियस, ठीक है? a0 बोर्स रेडियस है। बोर्स रेडियस मतलब हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होगा, ठीक है? फर्स्ट सेल का रेडियस है। लेट द रेडियल नोड इन 2s be at r0, ठीक है? देन फाइंड r in terms of a0। चलो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये देखो, ये इक्वेशन तुमको दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि r0, ये सॉल्यूशन आया है सॉल्व करने पे 2s के लिए, बोला गया है कि लेट द रेडियल नोड इन 2s बी r0 एट r0। तो रेडियल नोड जो आ रहा है वो r0 पे आ रहा है 2s के केस में, ठीक है? देन फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a0, ठीक है? r का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ a0। तो अब देखो, अगर रेडियल नोड इसमें हमको मिल रहा है, तो नोड का मतलब क्या होता है बताओ तो? नोड का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हुआ? ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पे हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का 0 हो। हाँ, कि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होना चाहिए, वहां पे 0 होता है, यही होता है ना नोड। तो यस अगर सर। इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि साई स्क्वायर का वैल्यू क्या करना होगा? साई स्क्वायर जो 2s है, इसका वैल्यू हमको पुट करके क्या करना है, हमको 0 पुट 0। करना है, ठीक है? तभी तो नोड मिलेगा हमको, यस सर। ठीक है? तो ये पूरा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करके हमको 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है उसी समय फॉर नोड। नोड के लिए तो यही कंडीशन होगा, नोड के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल 0 होना चाहिए। 0। तो इस पूरे इक्वेशन को तुम स्क्वायर करो और उसको 0 के इक्वल पुट करो, ठीक है? तो देखो, इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये पूरा वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। ये भी कांस्टेंट है, 1 सर बाय रेडियस a0। ऑफ द फर्स्ट। यस सर।
ए नॉट का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, फर्स्ट बोर्स हाँ। रेडियस तो ये तो कांस्टेंट ही है, और ई पे पावर माइनस आर बाई ए, ठीक है। ई पे पावर माइनस आर बाई ए को उस साइड ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमको आर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट का, तो यहाँ पे एक कौन सा स्क्वायर हम लोग किसका कर देंगे, सिर्फ 2 माइनस आर बाय ए नॉट है, इसका स्क्वायर करोगे और ये किसके इक्वल पुट करोगे, किसके इक्वल पुट करेंगे हम लोग, नोड के लिए जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो बस नोड के लिए यही कंडीशन होगा, तो इसको जीरो के लिए अगर पुट करोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 2 माइनस आर बाय ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया, तो इसका अंडर रूट करोगे जीरो का तो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू 2 इज इक्वल टू आर बाय ए नॉट हो गया। तो आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट हो गया। तो आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट हमको निकालना था, तो सर फिर से आर क्वेश्चन लेना। और ये आर का वैल्यू ही क्या देगा हमको, रेडियल नोड, ठीक है। चलो बताओ क्या, देखो बोला गया है कि आर इन टर्म्स ऑफ आर नॉट है, और बोला जा रहा है कि रेडियल नोड जो है वो आर नॉट पे बन रहा है, ठीक है। तब नोड के लिए हमको कंडीशन क्या होता है बताओ, नोड के लिए कंडीशन क्या पुट करना होगा हमको, सर साई स्क्वायर 0। साई स्क्वायर 0 पुट कर देना है। तो इस पूरा इक्वेशन जो है यहाँ पे जो साई 2s का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर करके कहा किसके इक्वल कर दोगे, 0 जीरो के इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो जीरो के इक्वल कर दोगे तो यहाँ पे देखो जो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू उस साइड सेंड कर दोगे, स्क्वायर करोगे, जो कांस्टेंट का वैल्यू है उसको अगर राइट हैंड साइड में जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो जीरो बन जाएगा ना। यस सर। यहाँ पे बचा हुआ कौन सा बच जाएगा, जो इक्वेशन हमारा बचा हुआ रहेगा कांस्टेंट के अलावा, वो कौन सा बचा हुआ है, यही वाला वैल्यू बचा हुआ है सर, यस सर। ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो साई का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। बाकी सारा तो कांस्टेंट है, उस साइड भेजे हम लोग तो वो जीरो हो गया, क्लियर है। यस सर। तो इसका स्क्वायर किए हम लोग, तो स्क्वायर किए तो ये जीरो के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, तो इसको सॉल्व कर लो बस, सिंपली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू हमको किस टर्म में निकालना था, ए नॉट के टर्म में निकालना था, मतलब सर वो ईवी क्या चीज, सर एक्सपोनेंट है ना, तो ये तो एक्सपोनेंट का वैल्यू है ना, ई होता है एक्सपोनेंट, हाँ ई क्या होता है एक्सपोनेंट, ई पे पावर कुछ है, ई पे पावर कुछ है, और आर इन टर्म्स ऑफ ये ए नॉट है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो क्या बोला जा रहा है कि रेडियल नोड कहाँ पे, आर नॉट के पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आर नॉट बाय ए नॉट हो जाएगा, तो वो भी कांस्टेंट ही वैल्यू है, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हमको ए नॉट के टर्म में निकालना था, तो आर का वैल्यू ए नॉट के टर्म में डायरेक्ट इसका स्क्वायर पुट कर दिया, तो आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट आ गया। मतलब यहाँ आर एक्चुअली क्या बता रहा है, आर एक्चुअली ये बता रहा है कि हमको न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे रेडियल नोड मिलेगा, तो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे रेडियल नोड मिल रहा है बताओ तो, कितने डिस्टेंस पे रेडियल नोड मिल रहा है, सर डायमीटर, उसके डायमीटर के डिस्टेंस पे ये 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट, मतलब ए नॉट जो बोर्स रेडियस है ना, ठीक है, बोर्स रेडियस ए नॉट हो गया, उसका अगर दुगना कर दोगे 2 टाइम्स डिस्टेंस अगर ले लेंगे ए नॉट का, तो उसी डिस्टेंस पे हमको क्या मिल रहा है, एक रेडियल नोड मिल रहा है। समझ में आया। तो यही क्वेश्चन आया था, सिंपल इसी टाइप का ही क्वेश्चन आया था, और भी 2-3 क्वेश्चन आया वो करवाएंगे पहले, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, तो इसमें तुमको सॉल्यूशन कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बस लॉजिकल तुमको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करना था, नोड के लिए हमको दिया हुआ था इक्वेशन, तो नोड के लिए इक्वेट करना था, तो नोड के लिए हमको पता है कि साई स्क्वायर का वैल्यू हमको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है, क्योंकि नोड के लिए तो कंडीशन वही होता है ना कि साई स्क्वायर का वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट था उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो उधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, और जो वेरिएबल था जिसके बीच में रिलेशन निकालना था वो आ गया हमारा, ठीक है।
तो ये सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेशन करने तुमसे नहीं पूछा जाएगा या इक्वेशन लिखने भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग एक्चुअली एक ग्राफ्स देखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया। जैसे वेव फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, शाई। तो वेव फंक्शन का एक्चुअली देखो दो पार्ट होता है। जैसे हम लोग नोड के बारे में भी पढ़े थे ना, नोड्स दो टाइप का होता है, एक रेडियल नोड होता है और एक एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड जो होता है वो स्पेरिकल नोड होता है, पढ़े थे ना नोड में, लास्ट लेक्चर में बताए थे, रेडियल यस नोड सर। और एंगुलर नोड। तो डिफरेंस क्या था दोनों में? रेडियल नोड जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों बगल मिलेगा, मतलब स्पीयर में मिलेगा हमको, स्पेरिकल नोड बोलते थे उसको। और एंगुलर नोड का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह वेव फंक्शन जो होता है, दो टाइप का वेव फंक्शन होता है, एक इसका वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट होता है और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो रेडियल पार्ट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंगुलर पार्ट में दो एंगल होता है, एक थीटा होता है और एक फाई होता है, दो एंगल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली देखो, ये लिखो पहले इसको। ये एंगुलर पार्ट जो होता है, एक्चुअली दो एंगल का जरूरत क्यों पड़ रहा है हमको? क्योंकि ये तीन एक्सिस है, ठीक है। तीन एक्सिस है मतलब ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, देखो इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिटेल में नहीं बता रहा है, देख लो एंगुलर पार्ट में ये पोलर कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। दो एंगल का जरूरत क्यों पड़ रहा है वो बता रहा है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट का टर्म में आता है, देखो इस टाइप का, जैसे मान लो, क्योंकि 3D में ये सारा चीज 3D में है, ठीक है, तो इसलिए दो एंगल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो इस पोजीशन पे है, ठीक है। ये 3D में एज्यूम करना है इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। 3D में एज्यूम करना, ठीक है। तो 3D में एज्यूम करोगे ये, चलो ये एक्स एक्सिस है, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। ये ए पार्टिकल है और इसका हम मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर मानेंगे तो देखो इसका जो ये वाला एंगल आएगा, ठीक है, इसका एंगल जो जेड एक्सिस से जो ये जो एंगल होता है, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जब प्रोजेक्शन लोगे ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जब इसका प्रोजेक्शन लोगे, एक्स वाई प्लेन का यहाँ पे जैसे मान लो ये प्रोजेक्शन आया ए का यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, यहाँ से हम लोग जो एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल जो मेजर करते हैं, ये वाला एंगल होता है फाई होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसका हम लोग अगर एग्जैक्ट इसका पोजीशन, हमको लोकेशन अगर बताना है, एंगुलर पार्ट अगर मेंशन करना है, तो हमको दो एंगल का जरूरत पड़ेगा। एक हमको थीटा का जरूरत पड़ता है कि ये जेड एक्सिस से कितने एंगल पे है, और दूसरा हमको ये एक्स वाई प्लेन से जो है, एक्स वाई प्लेन से मतलब इसका यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, ये एंगल कौन डिनोट कर रहा है, फाई डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है, जब सर्कल पैराबोला ये सब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे ये पोलर कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ये शो कर रहे हैं कि एक्चुअली ये 3D में तीन एक्सिस है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर 2D में रहता तो फिर तो एक ही एंगल से हो जाता, क्लियर है। जैसे एक्स और वाई दो ही एक्सिस रहता तब तो हम लोग एक ही एंगल बता देते ना, एक एंगल सिर्फ थीटा लेते थे उसमें और उसी एंगल से पता चल जाता था हमको।
लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये 3D में है, तो इस 3D में इसको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से दो एंगल का जरूरत पड़ता है। दो एंगल अगर होगा तभी इसका एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज सॉलिड ध्यान एंगल रखना। क्यों नहीं लेते? हाँ, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वो दूसरा चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में बात कर रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखोगे, इसको जब पोलर कोऑर्डिनेट जब लिया जाता है, प्रोजेक्शन जब लिया जाता है, तो z का प्रोजेक्शन आता है r cos थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से r डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है। तो z का प्रोजेक्शन जब लोगे तो ये z का वैल्यू आ जाता है r cos थीटा, y का वैल्यू आ जाएगा r sin थीटा इंटू साइन फाई, और x का वैल्यू आ जाएगा r sin थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट, अगर एंगल पता है हमको तो ये तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। बस ये ध्यान रखो कि ये हम बता रहे थे सिंपल कि दो एंगल का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि ये 3D में है, ठीक है। तो इसको बस लिख लो, इसको डिटेल में मैथ्स में करोगे, ये सारा कैलकुलेशन एक्स वाई जेड का ये मैथ्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ग्राफिकल पार्ट में मूव करना है, तो पहले इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिटेल में तुम लोग मैथ्स में करोगे इसको। यस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वेव फंक्शन जो है, जैसे हम लोग नोड को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, उसी तरह वेव फंक्शन का भी दो पार्ट होगा, एक होता है रेडियल पार्ट और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और एंगुलर पार्ट को हम लोग दो एंगल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3D है। 3D में हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं, तो 3D में मेंशन करने के लिए हमको दो एंगल एटलीस्ट नोन होना चाहिए, तो एक थीटा और एक फाई, ठीक है। तो लिखो इसको पहले, फिर हम लोग ग्राफिकल पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, हेलो, यस सर। लिख रहे हैं। चलो हो गया सबका, चलो लिखो जल्दी Yes, से sir. इसको। इसके बाद ग्राफ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बताना है, बस लास्ट टॉपिक है शॉर्डिंगर का ग्राफ वाला पार्ट। पीरियोडिक टेबल सर आप पढ़ाएंगे? क्या चीज? पीरियोडिक टेबल आप पढ़ाएंगे? उधर कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम लोगों का? ऑर्गेनिक चल रहा है ना, नोमेनक्लेचर हो गया? Yes, sir. चल रहा है अभी सर, चलिए। थोड़ा सा बाकी है। नहीं सर, अच्छा, थोड़ा फंक्शनल ग्रुप बाकी है सर। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप बाकी है पूरा, ठीक है। यस। तो उधर ऑर्गेनिक चलते रहेगा, इधर पैरेलली इधर से चैप्टर चलते रहेगा जो तुम लोग के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तुम लोग का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या 11th का? खासा नहीं सर, कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ सर, जो जो नहीं पढ़ना था बस वही कर दिया। अच्छा, तो इसमें ये सारा टॉपिक तो है ना जो पढ़ा रहे हैं, यस। ये सब तो हो गई, ठीक है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरुआत का टॉपिक हटाया, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये सब था, वो सारा टॉपिक तो तुम लोग 9th में पढ़े ही थे ना, वो सारा चीज हट गया है सिर्फ। हो गया? यस सर। चलो यस सर। चलो, तो इसमें देखो पहला हम लोग रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। रेडियल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर वेव फंक्शन, सर आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है। अभी आ रहा है? हाँ। चलो, तो ये ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, रेडियल पार्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, रेडियल वेव फंक्शन, जिसको कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? आर ऑफ स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस के हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो पहला जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग,
1s के लिए, ठीक है। y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं रेडियल पार्ट, रेडियल वेव फंक्शन r, ठीक है, ये ध्यान रखना। x डिस्टेंस फ्रॉम yes, और ये 1s के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, 1s के लिए ग्राफ देखो कुछ इस टाइप का आता है। देखो सर 1s आवाज में नहीं जो आ होगा, रहा था आ रहा है अब? सर, हेलो, ब्लर तो कर, ये सभी क्लियर आ रहा है। अब क्लियर आ रहा है सर। चलो अब ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो 1s में जो होता है ना, 1s के लिए हमको रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो न्यू 1s में हम लोग देख चुके हैं कि 1s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा होता है, स्पेरिकल होता है बिल्कुल। s का शेप ऑर्बिटल का शेप बता चुके हैं, s ऑर्बिटल का स्पेरिकल शेप होगा। तो मतलब देखोगे कि न्यूक्लियस के जस्ट पास की अगर हम लोग बात करेंगे, या न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर 0 है, मतलब न्यूक्लियस के एकदम पास है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, यस सर। ठीक है। यस सर। तो उस समय जब डिस्टेंस 0 है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, तो दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते न्यूक्लियस से जाएगा। अगर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। डिक्रीज, हाँ, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस सर न्यूक्लियस से, डेंसिटी कम ना होगा डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होते जाएगा ना, अच्छा वही आप बोले। ठीक है। तो जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से बढ़ते जाएगा, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये कम होते जाता है, तो ये देखो एट जब 0 है इस समय, तो इसका वैल्यू कुछ मैक्सिमम होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, तो ये डेंसिटी क्या होते जाएगा, ये डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये धीरे धीरे पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये 1s का ग्राफ है, समझ में आ रहा है ये ग्राफ? मतलब एट जब हम लोग डिस्टेंस बिल्कुल 0 है, मतलब जब हम लोग बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हैं, तो उस समय डेंसिटी क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये कम डिस्टेंस होते बढ़ जाएगा। रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज होते जा रहा है, और धीरे धीरे ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं होता है बिल्कुल, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। सर जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा ना वो, ठीक है, बिल्कुल वो 0 नहीं होता है, यस ठीक है। तो ये 1s का है। अब इसी तरह अगर हम लोग 2s का अगर हम लोग ड्रॉ करें, चलो 2s का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सेम ग्राफ है, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 2s के लिए। 2s के लिए देखो, 2s के लिए भी सेम आएगा, मतलब न्यूक्लियस के पास ये मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, तो ये डिक्रीज होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ये डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते क्या हो गया, ये इसको कट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से बना लो इसको। अब यहाँ पे देखना 1s वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था कहीं भी, ठीक है। लेकिन 2s वाला जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसमें ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा, और इसके बाद ये बढ़ेगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर क्या हो गया, इसका साई का वैल्यू 0 हो गया, जीरो। ठीक है। तो ये कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक नोड मिल रहा है, जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे क्या मिल रहा है हमको, एक रेडियल नोड मिल रहा है। इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमको, रेडियल रेडियल। नोड। जहां पे ये एक्स सर एक्सिस को कट कट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे एक नोड मिल रहा है। 1s में कोई रेडियल नोड होगा क्या, नहीं। नहीं होगा, नहीं ठीक है। होगा। लेकिन 2s वाले में देखो 1s और 2s के बीच में एक गैप होगा ना, रेडियल नोड हम लोग किसको बोलते हैं, स्पेरिकल नोड को। तो पहला वाला जो शेल होगा और दूसरे वाले शेल के बीच में एक गैप तो होगा ना, यस स्पेरिकल गैप होगा, तो एक रेडियल नोड तो बीच में पड़ेगा ना। तो ये एक्स एक्सिस को जो यहाँ पे कट कर रहा है, वो रेडियल नोड को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। सर ये ग्राफ नेगेटिव चला गया फिर? हाँ, वो नीचे चला गया, और उसको फिर ये धीरे धीरे नीचे गया, और फिर वो कांस्टेंट हो गया,
ठीक सर है। वो तो ये नीचे से जा रहा है, मतलब चांस इलेक्ट्रॉन पाने का तो नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव नहीं हुआ, वो एक्चुअली साई है। साई का वैल्यू बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो एक्चुअली डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वो डायरेक्शन से रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यही चीज अगर साई स्क्वायर का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे Yes, sir. साई, हम लोग साई के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हो ना, ये रेडियल वेव फंक्शन है, मतलब साई रेडियल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो साई का वैल्यू ये ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब साई स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उस केस में वो सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो अब ये 1s का हो गया, 2s का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2p का ड्रॉ कर रहे हैं। 2p में बताना कैसा आएगा 2p का ग्राफ। 2 नोड होता है इसमें। 2p में 2 रेडियल नोड होगा। 2p में कोई रेडियल नोड होता है क्या? p में हम लोग रेडियल नोड की बात 1 करेंगे सर। क्या? रेडियल नोड सो की 1 बात कर रहे हैं तो p में तो एंगुलर नोड आएगा ना। रेडियल नोड आता है क्या p में? सर। नहीं आएगा। p में तो एंगुलर नोड की बात करते हैं ना, जैसे p का जो ऑर्बिटल बता रहे थे वहां पे तो सारा एंगुलर नोड आया था। रेडियल नोड मतलब समझ रहे हो, मतलब स्पेरिकल टाइप का नोड बनेगा। तो p वाले सबसेल में कोई स्पेरिकल टाइप का नोड बनेगा क्या? नहीं। नहीं। तो एंगुलर नोड कोई एंगल पे मिलेगा ना हमको, यस सर। यस सर। ठीक है। तो वो एंगुलर नोड की बात करेंगे। अब p में देखो, p में ध्यान रखना, p में ग्राफ ऊपर से ही स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा या जीरो से स्टार्ट होगा, बताओ तो। p का शेप कैसा था? यह डम्बल। डंबल। डंबल शेप था। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ पे नोड बन रहा है। ये बताए थे कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये इस टाइप का रहता है। तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? जीरो। 0। जीरो है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ बढ़ रहा रहा है। है, देख, बढ़ रहा है। और एक मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर से ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है कि जीरो से पहले यस सर। देखो, न्यूक्लियस के पास बिल्कुल जीरो है, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो ये ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा या जीरो से स्टार्ट होगा, बताओ। सर जीरो से स्टार्ट होगा। 0 से। हाँ, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ ऐसे जीरो से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, और फिर उसके बाद ये क्या हुआ? डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो एक्चुअली इस टाइप का पॉइंट ऐसे, ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है, अच्छे से बना लो। जीरो से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंचा, उसके बाद ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये सबसे सर फिर पीक। से जीरो हो जाना चाहिए था ना। नहीं, पूरा जीरो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोलते हैं, ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है। सर तो फिर हम लोग को वहां पे भी स्टार्टिंग तो जीरो से नहीं ना करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? सर अगर वो पूरा जीरो अगर हम लोग उसको कंसीडर नहीं नहीं नहीं, करते तो हम लोग को। स्टार्टिंग में हम लोग वैसे लेते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो, उसके बाद हम लोग ये क्लोज टू जीरो हम लोग बोल रहे हैं। टेंडिंग टू जीरो पढ़ोगे, लिमिट पढ़े हो? नहीं। तो लिमिट में बताया जाए, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे श्योरिटी एग्जैक्ट जीरो का हम लोग नहीं दे सकते हैं कहीं। यहाँ पे हम लोग टेंडिंग टू जीरो बात करेंगे, मतलब वो बिल्कुल जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, सर तो क्लियर है? फिर इनिशियल वाला भी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए ना। हाँ, तो वो एक्चुअली थ्योरेटिकल के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है, वो भी टेंडिंग टू जीरो ही है, क्लियर है। वो ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाने के लिए वो ड्रॉ कर देते हैं। थ्योरेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वो भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये 2p का ग्राफ हो गया। चलो, एक ग्राफ तुम लोग खुद से बताना। 3s का ग्राफ ड्रॉ करो तो। 3s का
ये ग्राफ सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना ग्राफ बता रहे हैं ये ध्यान रखना। ग्राफ के बाद ऐसा आएगा। सर सर मैक्सिमम से शुरू होगा। सर 2 बार नोड को कट करेगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। एक्सिस को कितनी बार कट करेगा ये ग्राफ? 2 बार। 2 बार, क्योंकि 3s है। अब हमको कितने रेडियल नोड्स मिलेंगे इस केस में? सर 2। 2 रेडियल नोड मिलेंगे। एक 1s Yes, के sir. बाद फर्स्ट सेल के बाद एक रेडियल नोड मिलेगा और एक सेकंड Second. सेल के बाद एक रेडियल नोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस सब सेल का ग्राफ है, तो ये तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, है ना? यस मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते ये 0 हुआ, फिर उसके बाद इधर ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके ये डिक्रीज हुआ, फिर इसके बाद एक और बार कट किया, फिर ये इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। देख लो, तो ये कितने टाइम्स कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को ये एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब वो जहां पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब एक नोड यहाँ पे मिल गया हमको, एक रेडियल नोड यहाँ पे मिला, ये 1 हो गया, और रेडियल नोड ये दूसरा है। तो टोटल रेडियल नोड इस केस में कितने मिल रहे हैं हमको? 2 मिल रहे हैं। तो ये हो गया 3s का ग्राफ। 2s में एक रेडियल नोड मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पे एक बार कट किया। 1s में एक भी रेडियल नोड नहीं था, इसलिए एक बार भी ये कट नहीं किया। 3s में 2 रेडियल नोड मिल गए। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। ये हो गया रेडियल वेव फंक्शन का, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। वेव फंक्शन का अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। साई आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, नहीं आ रहा है। हाँ अब आया। यस सर। ठीक है। तो अभी जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो साई का ड्रॉ कर रहे हैं। साई के कौन से पार्ट का ड्रॉ कर रहे हैं? रेडियल पार्ट का, रेडियल ठीक है। पार्ट। साई अभी बताए थे कि 2 पार्ट होता है इसका, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट का हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है, रेडियल पार्ट का ही हम लोग बात करेंगे। सर तो डी रेडियल सबसेल का कैसा होगा? वो सब नहीं है, जो 4 बताए यही अपने सिलेबस में है, ठीक है। वो सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो सब नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो 1s 2s 3s ये सब जो मोस्ट पॉपुलर है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, यही 3-4 पूछा जाता है, ठीक है। यस तो ये सर। सब पढ़ना है। तो ये अभी जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये साई का ड्रॉ किया है, साई के रेडियल पार्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे साई स्क्वायर का, ठीक है। साई का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, साई का जब ड्रॉ कर रहे थे तो कुछ नेगेटिव पार्ट भी हमको मिल रहा था ना, ग्राफ एक्स एक्सिस यस के यस सर। सर। नीचे भी। लेकिन जब साई स्क्वायर का हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये साई स्क्वायर में कोई भी नेगेटिव पार्ट मिलेगा क्या? नहीं नहीं। मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो साई स्क्वायर में सिर्फ यही डिफरेंस हो जाएगा कि इसका नेगेटिव पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सर सारा उसका चीज, मिरर इमेज कैसा रहेगा? हाँ नेगेटिव मेरा, पार्ट का। हाँ नेगेटिव पार्ट का मिरर इमेज हमको मिल जाएगा। बाकी पॉजिटिव पार्ट तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा? मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस इन्हीं चारों का तुम लोग साई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करके रखना, तो ठीक है। यस सर। साई साई का ग्राफ हम बता चुके हैं, इन चारों का, इन्हीं चारों का तुम लोग साई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करके रखना खुद से। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर एक डाउट क्लास रखिए ना। ठीक है, तो तुम लोग पहले टेस्ट दे दो। टेस्ट में ये नहीं आएगा तुम लोग का, वो पिछला क्लास तक जहां तक बताए थे वहां तक आएगा, ठीक है। यस सर। तो टेस्ट पहले दे दो, उसके बाद डाउट क्लास रख देंगे। तो मंडे को रखिए। नेक्स्ट वीक में जो पहला क्लास लगेगा ना, तो वो डाउट क्लास, उसमें पूछ लेना डाउट, ठीक है। यस सर। चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। और 2-3 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। शॉर्डिंगर बचा हुआ है और दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बस बचा हुआ है, ठीक है। यस सर। बस 2-3 क्लास लगेगा, एक डिस्कस भी कर लेंगे क्वेश्चन सब,
तो 3 क्लास में ये हो जाएगा ओवर। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, बुकलेट से बनाओ क्वेश्चन सब, ठीक है ना। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास रखेंगे, वो पूछ लेना तुम। ऐसे ग्रुप पे भी भेज सकते हो, ग्रुप में भेज दो, वो क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है, लाइव क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो फिर तो एंड भेजें कर उसे रहे हैं, एक। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगा ना, या फिर उसको हम ग्रुप में ही भेज देते हैं तुमको। यस सर। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं आज की क्लास।